हाय नमस्कार दोस्तों। उपनिषद क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पढ़ाई की इसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ते पढ़ते आज पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज़। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसको हिंदी से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कहते हैं या राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है कक्षा 11th के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही कक्षा 8 कक्षा 9 के लिए बेहद रेलिवेंसी है और बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रतियोगिता की परीक्षा कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है और सामान्य नागरिकों के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चूँकि ये सब रिलेवेंस है, आपस में राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, संविधान से जुड़े हुए हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ DPSP को भी जानना बेहद ज़रूरी है ना। इसलिए इन सब चीज़ों को पहली प्राथमिकता दे करके हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम मौलिक अधिकार का सेशन ले लेंगे, दोनों को रिलेवेंट कर देंगे और सारी पढ़ाई आपस में मिल जाएगी तो दोनों एक बहुत बेहतर समझ प्रदान करेगी। फिलहाल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी के बारे में आइए जानते हैं। ये जो है इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, भाग 4 में उल्लेखित है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों में प्रावधान है। हर एक प्रावधान पर एकाएक करके हम लोग चर्चा करेंगे, बेहतर ढंग से चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि एक भी प्रावधान पे हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक प्रावधान को बारीकी से समझने पर याद हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें याद हो जाएगी, इसलिए इसको बढ़िया से गौर करें। तो भाग 4 में इनका उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक का इसमें व्यवस्था की गई है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी को हम शॉर्ट में DPSP कहेंगे। DPSP। तो आप समझ जाइए कि DPSP की जब बात कही जा रही है तो इसी के बारे में बात कही जा रही है। अब DPSP इसको बताएंगे, इसको बोलेंगे DPSP। ठीक है, तो DPSP को जो लिया गया हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, यह सबसे पहले आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड, ठीक है, मतलब आयरलैंड यूरोपीय कंट्री है। तो आयरलैंड में 1937 में संविधान बनी थी। ठीक है, तो वहाँ से जो संविधान बनी, उस संविधान को सोच करके समझ करके इस संविधान के बारे में बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग पैदा करके हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया क्या, DPSP। अब आयरलैंड वासियों ने भी किसी और देश से लिया, जैसे कि आयरलैंड वासी ने स्पेन से इसे लिया था। स्पेन भी यूरोपीय कंट्री है, स्पेन देश है, वहाँ से आयरलैंड वासियों ने लिया। अब आयरलैंड वासियों से इंडियनों ने लिया, भारतीय संविधान निर्माताओं ने लिया, यहाँ से भारत आए। देखिए, ये संविधान लेने का मतलब क्या होता है। चीज़ें वही रहती है, बशर्ते हम लोग कहते हैं कि यहाँ से लिया वहाँ से लिया। चूँकि मानव की जो मूलभूत प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो सेम रहेगा ना, वो समान रहेगा। कहीं से कोई लेता नहीं है, बशर्ते क्या होता है कि छानबीन करता है, चीज़ों को देखता है, परखता है और परखने के बाद लगता है कि ये ठीक है हमारे लिए, तो वो अपने तत्वों में शामिल कर लेता है। ठीक है, जैसे इतिहास पढ़ना हिंदुस्तान में बहुत पौराणिक परंपरा से चली आ रही है, इतिहास पढ़ने की शैली, लेकिन चाइना में, जापान में इस तरह की शैली को कम प्राथमिकता दिया जाता है। रूस में इतिहास तो एकदम ख़त्म ही कर दिया, इतिहास जड़ से ख़त्म कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि हिंदुस्तान के लोग इतिहास पढ़ते हैं और इस तरह से हमें फ़ायदे होते हैं, इतिहास पढ़ने के बाद फ़ायदा ये होता है कि हम वो गलतियाँ नहीं करते हैं जो पहले कर चुके हैं। अच्छा, अगर इससे रूस सीख ले कि हम हिंदुस्तान की कल्चर को, हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाएं, जो शैक्षणिक परंपरा है उसको अपनाएं, तो रसियन भी इतिहास को शामिल कर देगा अपनी शैक्षणिक परंपरा में, शैक्षणिक प्रणाली में। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ने की शैली उन्होंने हमारे से लिया, इतिहास पढ़ने की शैली हमसे चुरा लिया? ये नहीं कह सकते ना। ऐसे ही जब संविधान बन रहा था ना, तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान की छानबीन की, बढ़िया से खोज किया, बढ़िया से जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद हमारे संविधान को लिखा गया। ये तो बहुत बेहतर संकेत देता है, कहीं ना कहीं बेहतर संकेत देता है। मान लीजिए आप जितने चीज़ों को छानेंगे, समझेंगे, जितने चीज़ों पर निरीक्षण करेंगे, उतनी आपकी बेहतर समझदारी होगी, बेहतर अनुभव होगा। इसलिए जितने आप एग्जाम्पल देखेंगे उतनी आपकी मजबूती होगी
कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट को मजबूती करने के लिए उन 60 देशों के संविधान को देखे, समझे और उनमें से जो जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगा, जो बेस्ट था, सबसे बेटर जो था, उसको चुन चुन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद के रूप में संकलित किया और जोड़े। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहादुरी वाली काम है, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम है। और वही उसी का नतीजा है कि उन सब ने इतनी गहराई से, इतनी डेप्थ से चीज़ों को समझा, पढ़ा, इसके बाद संविधान में इंक्लूड किया, शामिल किया। उसी का नतीजा यह है कि आज जो 2023 चल रहा है, अब तक संविधान की रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, संविधान की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्पेन से लिए आयरलैंड, आयरलैंड से लिए इंडिया ने। अब जो ये स्पेन से लिए ना, स्पेन वालों को पता था कि हम डीपीएसपी की भूमिका से कितनी बड़ी तरक्की कर सकते हैं, देश की कितनी बड़ी निखार कर सकते हैं, इसकी उभार कर सकते हैं। सेम आयरलैंड ने भी लिया और सेम जापान ने, भारत ने लिया। और इसकी देखा देखी में जापान भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी की बहुत जोर देते हैं, बहुत जोरदार वो वैल्यू देते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करें तो जापान में थोड़ी बहुत कम रेलिवेंस है उसका, लेकिन मौलिक कर्तव्य की रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है और डीपीएसपी की रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है जापान में। और जिस देश में डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य दोनों शामिल हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, समझिए कि वो उस देश को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जापान एकमात्र ऐसा एशियाई देश है जो आगे बढ़ने में सब देशों को पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ गया। छोटा सा कंट्री है, लेकिन उनकी डीपीएसपी और मौलिक जो कर्तव्य है, उन दोनों को मिला करके जो वहाँ एक नई तरह की संवैधानिक व्यवस्था, नई तरह की प्रशासनिक पद्धति और नई तरह की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल जो पनपी नागरिक में भी और राज्य में भी, दोनों मिल करके इतनी तेज़ी से अपने समर्थन में सहयोग दिया कि वो बहुत हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रो करने वाले देश बन गए जापान। इसलिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान उभरता हुआ एक इकोनॉमिक कंट्री था। साथ ही जब 1991 में पूरे विश्व यूनिफिकेशन हो रहा था और ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, उस समय जापान की रेलिवेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में ये सारी बातें हैं। इसके अलावे सिर्फ जो डीपीएसपी है, ये इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, संविधान की आत्मा। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डीपीएसपी को और इसमें जोड़ दें हम फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार का मतलब संविधान की जो भाग 3 में है। ठीक है, साथ ही भाग 3 के साथ ये अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो जिक्र है मौलिक अधिकार के बारे में, तो डीपीएसपी और मौलिक अधिकार को अगर हम जोड़ दें तो दोनों को मिला करके ग्रेनविल ऑस्टिन नामक एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक विद्वान ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों को मिला करके जो बनती है, जो दर्शन बनता है, इस दर्शन का उन्होंने एक शब्द में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। वो कहे कि यह संविधान की मूल आत्मा है। मूल आत्मा, ग्रेनविल ऑस्टिन इसे मूल आत्मा कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं डीपीएसपी को। इसकी भूमिका इतनी ज़्यादा है, रेलिवेंसी इतनी ज़्यादा है। आप इसे समझिए कि क्या रेलिवेंसी है और क्यों इसे हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब भी हम कहते हैं कि पढ़ाई करिए, तो पढ़ाई करने का मतलब होता है कि उसको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए कि आप किसी को समझा सकें, और समझा सकें आप जितना क्लियर रहेंगे उतना ही जल्दी किसी को समझा पाइएगा, उतनी बेहतर ढंग से किसी को समझा पाइएगा, है ना। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, चाहे कहीं भी वो किसी भी काम को कर रहा हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे किसान कर रहा हो, चाहे बड़े बड़े व्यवसायी क्यों ना हो, चाहे वो नौकरी पेशे में क्यों ना लगा हो, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वह भारत के नागरिक हैं। और जब तक एक नागरिक किसी राज्य को नहीं समझेगा तो राज्य से कैसे वो अपेक्षा कर पाएगा, या राज्य के हित में क्या वो अवधारणा बना के रखेगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को भी ये जानना चाहिए, विद्यार्थी को तो जानना ही चाहिए इसकी विशेषता क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है संविधान में। संविधान में इसकी ये क्यों बोला सोल, है ना, फंडामेंटल सोल क्यों बोला, इसे मूल आत्मा क्यों से बोला।
आप जानते हैं देह की वैल्यू बहुत कम रखा गया है, मन की वैल्यू फिर मध्य में रखा गया, और जो सॉल है आत्मा, उसकी वैल्यू जो है सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट में रखा गया, पीक में रखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर डीपीएसपी को मूल आत्मा कहते हैं, इसका मतलब कि पूरे संविधान की निचोड़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है, डीपीएसपी में दिखता है। तो अगर संविधान पढ़ते हैं, हर एक अनुच्छेद को ध्यान रखते हैं, याद करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है इसे समझना। ठीक है, संविधान में 3 चीज़ें बहुत रेलिवेंस हो जाती है, एक मूल कर्तव्य, एक मौलिक अधिकार, एक डीपीएसपी। इसके बाद तो प्रशासनिक संरचना के बारे में बताई जा रही है। ये तीनों मिला के दर्शन होता है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तीनों मिला के संविधान का एक दर्शन बनता है, एक फिलोसफी बनता है ना, एक थ्योरी बनता है, और उसी से पूरे देश की संचालन होती है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप कैसे भी करें, यहाँ पे द्विसंसदीय व्यवस्था करें, एक संसदीय व्यवस्था करें, है ना, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली लगाएं, अध्यक्षात्मक लगाएं, अर्ध अध्यक्षात्मक लगाएं, लेकिन मेन क्या है, मेन ये है, मूल ये है। संविधान का मतलब ये तीनों मूल। तो क्या रिलेवेंस है फंडामेंटल राइट्स में, क्या रिलेवेंस है डीपीएसपी में, ये दोनों को समझना है। पहले डीपीएसपी को समझते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये जो डीपीएसपी है, राज्य के लिए ये आईना है। ठीक है, राज्य के लिए क्या है, ये आईना है। राज्य के लिए आईना का मतलब होता है ये मिरर है, ये बोलेंगे राज्य के लिए आईना है। अब आईना मीन्स क्या समझते हैं, जैसे जब भी कोई व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकलता है ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, या फिर किसी यात्रा के लिए निकलता है, तो वो आईना अपने आप अपने चेहरे को देख लेते हैं आईना से। क्यों देखते हैं, वो देखते हैं कि जब बाहर हम निकलेंगे, जब लोग बाग हमें देखेंगे, तो क्या हमसे कुछ ऐसी संवेदना उनके पास तो नहीं जाएगी जो उन्हें खराब लगता हो। स्वच्छता बहुत बड़ी शैली है, बहुत बड़ी पॉजिटिव अभिव्यक्ति है किसी भी व्यक्ति के लिए। स्वच्छता रहना, स्वच्छ रहना बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। तो स्वच्छता से जो मैसेज पहुंचता है लोगों में, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचता है। जबकि वहीं आप अपने आप को गंदे टाइप दिखा करके निकलेंगे घर से बाहर, तो जो जो लोग देखेंगे वो भी नेगेटिव मैसेज लेंगे। इसलिए हम लोग आईना देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है, चेहरा ठीक है, फिट है, तो आईना देख के चलते हैं। तो ये भी एक आईना है, राज्य के लिए आईना है। राज्य का मतलब हो जाता है, जैसे कि आप संविधान के अनुच्छेद 36 को जब आप पढ़ेंगे तो 36 में लिखा गया है कि भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है। भाग 4 का मतलब ये जो डीपीएसपी लिखा गया है, भाग 4 का मतलब डीपीएसपी। ठीक है, क्योंकि संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो जो भाग 4 में लिखा गया है ना, उसके लिए जिसमें राज्य शब्द का प्रयोग होता है, वो वही राज्य शब्द का प्रयोग होगा जो भाग 3 में लिखा गया है। मेरी बात को समझे, फिर से दोहराता हूँ। ये बताते हैं कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, उसमें जो राज्य के बारे में अवधारणा बताई गई है, राज्य की जो परिभाषा दिया गया है, वही राज्य की परिभाषा भाग 4 में भी है। सेम एडजेक्ट वही अप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की अवधारणा है, राज्य के बारे में डेफिनेशन है, राज्य की स्पष्टता है, क्लैरिटी है। तो वही क्लैरिटी अनुच्छेद 36 में भी है, सेम क्लैरिटी अनुच्छेद 36 में है, सेम राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 36 में। अब राज्य किसे कहा गया ये देखिए, जब भी हम लोग सरकार कहते हैं, सरकार, या जब भी राज्य कहते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है एक मशीनरी। ठीक है, मशीनरी का मतलब एक सिस्टम, एक प्रणाली, एक तंत्र, एक जाल। क्या जाल है ये? इस मशीनरी में 3 चीजें आती है, एक कार्यपालिका, ठीक है, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। ये मशीनरी आता है। ठीक है,
थोड़ी सी एक बात आपको ध्यान रखना कि न्यायपालिका को डीपीएसपी में अपवाद रखा गया है, अपवाद है, इसको हटा दिया गया है। इस मशीनरी में सिर्फ न्यायपालिका को हटा दिया गया है, बाकी कार्यपालिका है और विधायिका भी है। तो कार्यपालिका को हम इधर लाते हैं, फिर कार्यपालिका को समझिए। जब सरकार कहते हैं तो देखिए, जब सरकार कहते हैं, राज्य कहते हैं, तो ये भी आता है, न्यायपालिका भी आता है, कार्यपालिका भी आता है, विधायिका भी आता है। लेकिन जब डीपीएसपी की बात बोलेंगे तो न्यायपालिका को हटा दिया गया है। इससे पहले 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें न्यायपालिका को शामिल किया गया था। लेकिन जैसे ही हमारा भारतीय संविधान बना, जो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया, उन्होंने न्यायपालिका को हटा दिया। इसके पीछे क्या कारण है हम बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि कार्यपालिका मतलब क्या होता है। कार्यपालिका का मतलब होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, ठीक है, या कार्य को लागू करने वाला। एक तरफ से ये कह सकते हैं कार्य को लागू करने वाला, लागू करने वाला। अब कौन कार्य को करने वाले होंगे, कौन कार्य को लागू करने वाले होंगे? कार्य को करने वाले होंगे एक मैकेनिज्म, एक मशीनरी, ठीक है। ये सब भी कहीं ना कहीं मशीनरी है, एक मैकेनिज्म है, और इस मशीनरी में पूरी फैलाव है, पूरे भारत में फैले हैं, पूरे राज्य में फैले हैं। तो क्या मशीनरी है? इस मशीनरी में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं संसद के मंत्री मंडल या मंत्री परिषद। उसमें हर एक व्यक्ति आते हैं। ये सबसे ऊपर में होता है, सबसे पीक में होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पीक में ये होता है। अच्छा, सबसे ऊपर में संसद के मंत्रिमंडल, फिर मंत्री परिषद आए। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कहते हैं, उनको बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी के नीचे क्या आते हैं? वो स्टाफ आते हैं, कर्मचारी आते हैं जो काम को अप्लाई कराते हैं। इनकी एक स्पेशल सिस्टम है, इसकी एक मशीनरी है, इसकी एक जाल है, ये फैला हुआ है, देश के कोने कोने में फैला हुआ है। और इनके अंतर्गत काम करने वाले स्टाफ लोग हैं, सरकारी स्टाफ हैं, सरकारी सेवक हैं, सरकारी नौकर हैं। ये सारा मिला करके काम को लागू करते हैं, काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। ये एक प्रशासनिक मशीनरी कहलाता है। कार्यपालिका को, इनकी कार्य को लागू करने वाले एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। तो इसी स्ट्रक्चर में वो सारे चीज़ आ जाते हैं जो आप देखे हैं, बीडीओ, सीईओ, है ना। इसके अलावे जो फौजदारी में आते हैं, दारोगा, एसपी, है ना, ये सारे पुलिस अधिकारी, है ना, ये ट्रैफिक पुलिस, ये सारे आ जाते हैं स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आते हैं, क्योंकि इन्हें काम को अप्लाई कराना है, काम को लागू कराना है, ठीक है। अब विधायिका भी आते हैं, राज्य में विधायिका भी आते हैं। तो डीपीएसपी में हमने क्या बताया कि कार्यपालिका शामिल है, विधायिका शामिल है, न्यायपालिका शामिल नहीं है। मतलब कि न्यायपालिका को छोड़ देते हैं, बाकी ये शामिल है, विधायिका शामिल है। और विधायिका का मतलब होता है एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो नियम बनाता हो, नियम बनाता हो, ठीक, योजना बनाता हो, योजना बनाता हो, एक ऐसी मशीनरी। तो ये भी किस में आते हैं? राज्य या सरकार के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो जब भी राज्य कहते हैं, सरकार कहते हैं, तो ध्यान रखिए कि ये कार्यपालिका और ये विधायिका, ये दोनों आते हैं। और गहराई में समझना है, और गहराई में समझना है तो सरकार के द्वारा जितने भी अंग हैं, जितने भी बनाए गए अंग हैं, वो सारे क्या आते हैं? सरकार और राज्य कहलाते हैं। वो सारे कार्यपालिका में आते हैं, वो सारे विधायिका में आते हैं। तो डीपीएसपी में इसकी चर्चा बहुत बेहतर है कि राज्य के लिए आईना है, मतलब कि इसके लिए आईना है। क्या आईना है? डीपीएसपी में लिखे गए वो तत्व। क्या तत्व? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लिखित प्रावधान, ठीक है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य जब भी कुछ करने निकलेगा, जब भी कोई कदम उठाने निकलेगा,
तो इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टर निकलती है घर से बाहर कहीं भी, तो वो देख लेती है स्वयं को आईने में। कोई माँ निकलती है तो देख लेती है सर से मतलब स्वयं को आईने में कि कहीं मेरा सब कुछ तो ठीक है, कपड़े सब ठीक हैं, है ना, और इस तरह की जितने भी सजावटी सामान होते हैं वो सारे ठीक हैं, ओके है। डॉक्टर नर्स निकलते हैं तो वो देख लेते हैं स्वयं को कि कहीं ना कहीं सब ठीक है, सब ठीक है, ओके है। तो वैसे ये हर अनुच्छेद को देख लेते हैं, कुछ भी काम करने से पहले हर अनुच्छेद को देख लेते हैं कि हम जो निकल रहे हैं, वो हम जो काम करने निकल रहे हैं वो ठीक है, काम करने जो जा रहे हैं उसकी अंजाम जो होगी, क्या हम ठीक हैं तो ना अंजाम ठीक होगा। इसको समझना है। अगर हम ठीक रहेंगे तो ही अंजाम ठीक होगा, अगर हम ही गलत हैं तो अंजाम गलत होगा ना। इसलिए प्रत्येक सिस्टम जो होता है, सरकारी सिस्टम, उसे इसका आचरण करना होता है, इसका आचरण करना जरूरी होता है, उसे फॉलो करना होता है। तो डीपीएसपी क्या है? एक नैतिक जिम्मेदारी है। क्या है? नैतिक जिम्मेदारी। इसको मिटाते हैं, ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी एक नैतिक जिम्मेदारी है। किसके लिए? राज्य के लिए। हम हर एक अनुच्छेद को आपको बताएंगे और ऐसे बताएंगे आप देखिएगा कि तुरंत आपको याद भी हो जाएगा, इसलिए वहाँ घबराए नहीं। हम हर चीज़ को बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हर चीज़ को बताने जा रहे हैं। मेरा क्लास क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन हम समझाने पर जोर देना चाह रहे हैं। याद तो आप कर ही लीजिएगा, कहीं ना कहीं से याद हो तो आप कर ही लीजिएगा, है ना। तो डीपीएसपी राज्य के लिए एक आईना है, आईना है, एक आईना है, ठीक है। किसके लिए? राज्य के लिए। और राज्य का मतलब आप समझ गए, विधायिका, कार्यपालिका, उसके भीतर आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर है वो राज्य कहलाता है। अच्छा, इसके भीतर क्या क्या आने वाले स्ट्रक्चर है, आप इसको गहनतम अध्ययन करिए। तो शुरू करते हैं आपके गांव के लेवल से और जाते हैं अंत संसद तक। तो गांव में आप क्या देख रहे हैं? सिंपल सा लॉ इसका है कि राज्य द्वारा छोटा सा भी अनुदान, राज्य द्वारा लिखते हैं पूर्ण या अल्प भागीदारी या अनुदान से निर्मित संस्था या संरचना। इसका मतलब समझिए, राज्य द्वारा पूर्ण या अल्प भागीदारी या अनुदान, मतलब कि अगर सरकार ने पूरी तरह से उसमें भागीदार बनाया अपने आप को, पूरी तरह से उसमें अपनी अनुदान दिए या अल्प भागीदार दिए या अल्प अनुदान दिए, फिर भी वो राज्य कहलाता है। जैसे गांव में होता है आंगनबाड़ी, है ना, तो राज्य बनवाते हैं ना ये, उसमें जो ईंट लगा है, उसमें फर्श है, छत है, सारा उसकी स्ट्रक्चर जो है किसने बनाए? सरकार ने बनाए। हाँ, जमीन जिसको जो जमीन देते हैं उनके लिए या तो मुआवजा मिलता है या उनके बदले में कुछ न कुछ व्यवसाय कारोबार मिलता है। ये सरकार से एग्रीमेंट कराते हैं जो जिला कलेक्टर होता है उनके माध्यम से, कि जब भी वहाँ कोई सरकारी संस्थान बनेगा किसी के निजी ज़मीन पे, निजी संपदा पे, तो उसे दो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, या तो मुआवजा मिलेंगे या तो फिर वहाँ पे सर्विस मिल जाएगा, छोटी मोटी जो भी उन्हें काम करने के लायक हो वो दे दिया जाएगा। तो गांव में आंगनबाड़ी आप देखते हैं, इस आंगनबाड़ी में दो हिस्सेदार होते हैं। एक होता है निजी व्यक्ति जिसका ज़मीन है, जो ज़मीन का मालिक है। तो ज़मीन का मालिक जो है उसे मुआवजा के तौर पे मिल जाते हैं, या तो पैसे दिए जाते हैं, है ना, या तो फिर उन्हें सर्विस दिया जाता है। और जितने भी बाकी मैकेनिज्म है उसका वो राज्य चलाते हैं ना, वो राज्य काम संभालते हैं। तो ये सरकार की हिस्सेदारी है, इसमें पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी पूर्ण भागीदारी है सरकार की, इसमें अनुदान किसकी है? पूर्ण सरकार की है। इसलिए आंगनबाड़ी क्या है? एक राज्य है, एक स्टेट है। आंगनबाड़ी को स्टेट मानना है आपको,
वो स्टेट की तरह ध्यान रखेंगे, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बातों को समझेंगे, जानेंगे और ऐसे ही व्यवहार करेंगे। ये व्यवहार करने की एक नैतिक मार्गदर्शन है, एथिकल वे है, एक एथिकल स्ट्रक्चर है जहाँ से आपको जाना पड़ता है। एथिक्स हर जगह काम आता है भाई, हर एक के लिए एथिक्स काम आता है, विद्यार्थी के लिए भी एथिक्स काम आता है। एक नई एथिकल व्यवस्था होनी चाहिए, एथिक्स इन एजुकेशन, है ना, एथिक्स फॉर एजुकेशन, एजुकेशन रेलिवेंस इन एथिक्स, ये सारे काम आना चाहिए। पढ़ाई भी नैतिकता से होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि डीपीएसपी में 2-4 अनुच्छेद जान गए, कहाँ से लिया गया हो गया। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब होता है लाइफ ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए, कि जब भी अहम मौके पर आपसे कोई सवाल पूछे, किसी तरह की ऐसी गतिविधि हो जहाँ पे इसकी रेलिवेंस हो, इसकी मौजूदगी वहाँ हो, तो आप उसको स्पष्टता दे पाएँ, आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, इसकी व्याख्या कर पाएँ, इसकी इम्पोर्टेंस को वहाँ इस्टेब्लिश कर पाएँ। इस तरह की पढ़ाई करेंगे हम लोग तो ही पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये नैतिक पढ़ाई होगा। क्योंकि एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो कौन जानता है फिक्स है ना, किसी को पता नहीं है, वो तो एग्ज़ाम बोर्ड ही जानता है ना। और एग्ज़ाम बोर्ड सिर्फ इतना जानता है कि हमें छांटना है विद्यार्थियों को। आज की जो पढ़ाई की पद्धति है और नौकरी पाने की जो परंपरा है, ये ऐसे है कि वो नौकरी आपको दे नहीं रहा है, वो आपको भगा रहा है। आपको नौकरी लेना है, उससे लेने के लिए आपको पूर्णतः होना पड़ेगा। क्योंकि वो पॉलिसी चेंज कर देगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपको पढ़ाई करना है, एथिकल पढ़ाई करना है, नैतिक पढ़ाई करना है। तो ये नैतिक है, डीपीएसपी नैतिक है, किसके लिए? राज्य के लिए। और राज्य के लिए का मतलब होता है, राज्य उसे कहते हैं जिसकी अंशतः भागीदारी हो या पूर्णतः भागीदारी हो, उसे राज्य कह सकते हैं हम लोग। वो राज्य है। आंगनबाड़ी क्या है? राज्य है। अगर ये यहाँ पे मौजूद सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, अगर इनको नहीं पता है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 या डीपीएसपी नहीं पता है, तो ये राज्य के अंतर्गत एक नैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी भूमिका नैतिकता से नहीं निभा रहे हैं। इसको कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान प्रज्ञ हैं या ये संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान के हिसाब से देश को चला रहे हैं? हमारे देश में अधिकांश आंगनबाड़ी में जो लोग पढ़ाते हैं, उसमें जो सिस्टम में जो लोग आए हैं, डीपीएसपी के बारे में उनसे पूछा जाए, बात किया जाए, तो ऐसे बातों को वो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते, जबकि रखना चाहिए, है ना, हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना, ये हर एक नागरिक को पढ़ने के लायक, हर एक नागरिक के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ाई डीपीएसपी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आंगनबाड़ी में जो काम कर रहे हैं, सेविका हो, आंगनबाड़ी में काम कर रहे कार्यकर्ता हो, उनके लिए तो अनुच्छेद ये जानना ही चाहिए ना, अनुच्छेद 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, ऐसे करते करते 51 तक जानना चाहिए। तो वो राज्य में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब का दौर रेलिवेंस जो है वो जवाबदेह का है। अब स्मार्ट ज़माना आ गया है, ऐसा नहीं कि पहले जैसी खोखला ज़माना रहा है। उसको पुलिस राज्य कहते थे पहले के ज़माने को, जब औपनिवेशिक टाइम था ना, तो उसको पुलिस राज्य कहते थे। अब लोक कल्याणकारी राज्य आ गया है। अब पुलिस राज्य खत्म हो गया, क्या आ गया है? लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट आ गया है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। अब राज्य यही सोचते हैं कि कैसे हम देश का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर पाएँ, कैसे हम भारतीय सभ्यता को पुनः अपनी संस्कृति में, राजनीतिक परंपरा में, प्रशासनिक परंपरा में इसका समायोजन कर पाएँ, ये राज्य सोचते हैं। अब ग्लोबल स्टेट आ गया है, ग्लोबल वर्ल्ड आ गया है। अब ऐसे में हम सब की नैतिकता की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए, तब न किसी देश को हम एक विकासोन्मुख बना पाएंगे। इसलिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गांव में आंगनबाड़ी देखे हैं आप, गांव में स्कूल देखे हैं, तो स्कूल भी वही है, राज्य है। अगर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वो भी क्या है? राज्य है। सार्वजनिक पोखरा राज्य है, सार्वजनिक तालाब राज्य है। ठीक है,
सार्वजनिक कुआं क्या है? राज्य है। रेलवे राज्य है। विमानपत्तन राज्य है ना? एक बात समझना, इंडिया में ही सब कुछ है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी है। जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वो राज्य है, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक की ज़्यादा होती है भागीदारी, वो राज्य कहलाते हैं, अधिकांशतः राज्य कहलाते हैं। अब हम बताएंगे कि निजी क्षेत्र फिर क्या होता है। जब राज्य सब कुछ है तो निजी क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि निजी क्षेत्र भी होता है तो राज्य के अंतर्गत ही वो आता है। कार्यभार की जिम्मेदारी जो है वो निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, लेकिन असल में पूर्ण जिम्मेदारी और अंतिम जवाबदेही राज्य की बनती है ना। मान लीजिए कि भारत में रेलवे प्रोजेक्ट है, ये कहीं ना कहीं निजीकरण में बदलते जा रहा है, राज्य से सरकार से प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। तो मान लीजिए कि अभी मेट्रो ट्रेन में कुछ हो जाए तो क्या सरकार ये कहेगी कि कंपनी की जिम्मेदारी है ना। चूँकि नागरिक समस्या होगी तो नागरिक के बदले जवाबदेह किसके होंगे? सरकार के होंगे। तो सरकार और प्राइवेट दोनों मिल करके अभी राज्य बना रहे हैं, लेकिन अंततः जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, राज्य की है। इसलिए सब कुछ राज्य में आते हैं। आप ये भी सुने होंगे कि ऐसा प्राइवेट संस्थान जो पब्लिक ऑर्डर पे चलता हो उसे राज्य कहते हैं। उन्हें हर तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, उन्हें डीपीएसपी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कहें हम, मान लीजिए कोई प्लेग्राउंड है, ठीक है, या कोई ऑडियंस जहाँ पे बैठने वाले लोग हैं, तो वहाँ ये नहीं कह सकता है कि आप फलना जात के हैं, फलना रंग के हैं, या उस रंग के हैं, इस रंग के हैं, आप नहीं आ सकते हैं, आप ऊंचे हैं, कोई नीचे है, आप यहाँ पे स्टेडियम पे नहीं आ सकते हैं, ऑडियंस पे नहीं आ सकते हैं। गलत है, ये कह नहीं सकता है, क्योंकि वो राज्य होते हैं उनके ऊपर, और वो निजी होते हुए भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें भी डीपीएसपी और मौलिक अधिकार का पालन करना होता है। तो यहाँ पे ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इसी श्रृंखला में हम रख सकते हैं बस स्टैंड, बस पड़ाव। इसी श्रृंखला में रख सकते हैं सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक होटल, मॉल, स्कूल, ठीक है, कॉलेज। इसी पड़ाव में रख सकते हैं हम एयरपोर्ट, विमानपत्तनम, ठीक है, या जो समुद्री जहाज होती है पत्तन, पोर्ट, वो भी। तो ऐसे करते करते आप ऊपर आइए, मतलब गांव से ऊपर उठिए तो जिला आएंगे। तो जिला में जितने भी राज्य की भागीदारी वाले संस्थान हैं वो सब सरकार कहलाते हैं, वो सब राज्य कहलाते हैं, ठीक है। राज्य से आप वहाँ से ऊपर उठिए, आइए वो राज्य जिसको हम 28 राज्य कहते हैं इंडिया में, जैसे कि झारखंड, बिहार, बंगाल हो गया, ऐसे 28 राज्य हैं। तो इन राज्यों में आने वाले जितने भी सरकारी भागीदारी हैं अंशतः या पूर्णतः, वो सब क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं, वो सब सरकार कहलाते हैं। फिर आप देश में आइए, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, संसद, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, जैसे कि और सारे संस्थान हो गए, प्रशासनिक मैकेनिज्म हो गया, तो वो सब क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, ठीक है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राज्य कहलाता है। वो सारे क्या हैं? राज्य हैं। तो राज्य की अवधारणा ये है। अनुच्छेद 36 यही कहता है कि राज्य वही है जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में है। अब राज्य की अवधारणा को समझ गए। अब जब राज्य बोलेंगे तो समझिए कि ये सब राज्य है, इसी को सरकार कहते हैं, ठीक है। सरकार की अवधारणा यही होती है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति से बनी संस्थान जो है उसका पूरी होलिस्टिक होलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है, होलिस्टिक जो मशीनरी है, उसका नाम सरकार होता है, ठीक है। जिसे हम नहीं कह सकते कि अमित शाह सरकार है। अमित शाह कौन है? वो तो एक सरकार के हिस्से हैं, सरकार के उनकी भागीदारी है सरकार में। हाँ, सरकार में आते हैं वो, समझे ना, लेकिन वो सरकार नहीं है स्पेशल, वो तो व्यक्ति है ना, वो तो मानव है, वो सरकार कैसे हो जाएगा? आज है कल नहीं है। अगर हम उसे सरकार कह सकते हैं तब तो वो हमेशा सरकार ही रहेगा, 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद ही सरकार रहेगा। नहीं, वो सरकार नहीं है, वो सरकार के एक अंग हैं।
तो पूरे सिस्टम को मिला के सरकार बनता है। इसमें लोग रहते हैं, इसमें विचार होता है, इसमें संविधान होता है, इसमें डीपीएसपी होता है, इसमें मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, इसमें वित्तीय संपदा होते हैं, इसमें टैक्स होते हैं, इसमें राज्य की भागीदारी होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहमति या असहमति होती है। ये सारी चीज़ों को मिला करके राज्य कहते हैं। राज्य एक दर्शन है, सरकार एक दर्शन है, सरकार एक फिलोसफी है, ठीक है। तो सरकार जो है वो चलते हैं डीपीएसपी के, है ना, हिसाब से। यह एक आईना है उसके लिए, यह एक दर्शन है उसके लिए, यह एक नैतिक दर्शन है उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को लेके राज्य चलते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानना है, वो ये है कि राज्य जो है डीपीएसपी को पालन करेगा ही, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह दिया, डीपीएसपी को पालन करेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि डीपीएसपी को पालन करेगा ही, ठीक है। जैसे हमने अनुच्छेद 36 को कहा, 36 को लिख देते हैं, 36 शुरुआत होता है डीपीएसपी का अनुच्छेद 36 से। इसमें क्या बताए गए हैं, इसमें बताए गए हैं कि भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में शामिल है, ठीक है। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 36 राज्य की अवधारणा को समझ गए। देखिए 12 में, अनुच्छेद 12 में स्पष्ट लिखा गया है क्या राज्य है, ठीक है। जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो फिर हम इस 12 को चर्चा करेंगे, तो वही बात बोलेंगे जो अभी बोले हम। अब अनुच्छेद 37 आइए, 37 अनुच्छेद 37 कहता है कि ये जो डीपीएसपी वाला भाग है, डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये बता रहे हैं कि यह राज्य के लिए एक निर्देश है, ये बोलते हैं कि राज्य के लिए एक निर्देश है, एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्टिव सिस्टम है। वैसे ही इसका नाम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो पता चल ही जाता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मतलब कि राज्य के लिए एक निर्देश है। इसका मतलब एक और है कि जब निर्देश है तो पालन करेगा भी और नहीं भी करेगा। जैसे आईना देखना, सुबह सुबह कहीं भी जाओगे या निकलोगे घर से बाहर कहीं भी कभी भी, तो आईना देखना एक निर्देश है, निर्देश, वो एक डायरेक्शन है, वो एक डायरेक्टिव है, वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। नहीं देखेंगे तो हो सके आप अपने चेहरे को देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, बिना किसी आईना का या बिना किसी मैकेनिज्म का प्रयोग किए आप नहीं देख पाएंगे। तो अपने आप को देखना है तो आईना देखना ही पड़ेगा, अपने आप को सही प्रूफ करना है, अपने आप को ठीक ठाक स्वच्छ, है ना, दाग रहित प्रूफ करना है तो आईना को देखना जरूरी है। नहीं तो बाद में मान लीजिए कि यहाँ कुछ गंदगी लग गया या कपार में गंदगी है, तो बिना आईना देखे निकलेंगे तो जो भी सामने लोग आएगा तो उन्हें गलत मैसेज जाएगा, है ना। तो वो मैसेज ना जाए, ये निर्देश है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी तो करता है कि बिना आईना देखे निकल जाता है, तो हो सके राज्य भी वही करे, निर्देश का पालन ना करे, निकल जाए। तो जब राज्य के लिए एक निर्देश है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो पालन करेगा ही, निर्देश है बस, एक एथिक्स है, एक दर्शन है, आप इसे पालन करिए ना करिए, संविधान को इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन संविधान ने इस बात को कहा है कि देखिए जब भी आप घर से निकलिएगा तो आईना देख के निकलिएगा। राज्य जब भी कोई कदम उठाएगा, नीति योजना बनाएगा, तो वो डीपीएसपी को देख के बनाएगा। अब क्या है कि ये निर्देश साबित हो गया, निर्देश साबित हो गया, इसका मतलब है कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
अब इस बात को समझना है कि न्यायालय लागू नहीं किया जा सकता न्यायालय द्वारा। इसका मतलब है कि न्यायालय जबरन लागू नहीं करेगा। किसको? डीपीएसपी को बलपूर्वक लागू नहीं करेगा न्यायालय। ओके, मतलब है कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, डीपीएसपी में जो लिखी गई बातें हैं सरकार उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो न्यायालय जबरदस्ती उसको प्रवर्तन नहीं करेगा, उसको लागू नहीं करवाएगा कि आपने क्यों उल्लंघन किया है। चूँकि ये निर्देश है ना, सिर्फ निर्देश है। लेकिन न्यायालय इस बात को देखते रहते हैं कि राज्य जो भी कदम उठाते हैं क्या डीपीएसपी के अनुकूल है या इसके प्रतिकूल है, वो देखते रहते हैं। अगर लगता है उन्हें कि ये डीपीएसपी के प्रतिकूल है तो न्यायालय इसको प्रवर्तन या जबरदस्ती लागू नहीं करवाएंगे, लेकिन एक निर्देश के रूप में कहीं ना कहीं उस मैकेनिज्म को बताएंगे कि आपने ये डीपीएसपी का उल्लंघन किया है। बस, चूँकि ये दर्शन है, ये बताना है। जैसे हमारे सामने कोई गलती काम करता है तो हम उसको बताते हैं ना कि भैया आपने ये गलती किया है। अब वो सुधारे कि ना सुधारे उसकी बात अलग है, लेकिन हम उसको बताएंगे ना, चूँकि बताएंगे तो उसे कहीं ना कहीं उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। तो राज्य गलती करता है यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के जो उपबंध हैं, जो प्रावधान हैं, अनुच्छेद हैं, इसका उल्लंघन करता है तो न्यायालय उन्हें एक बार दिखाता है भैया आपने ये उल्लंघन किया है, लेकिन न्यायालय जबरन उसको अप्लाई नहीं करवा सकता। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता। अब मान लीजिए कि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो न्यायालय लागू करवा देगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन कराने से न्यायालय लागू करवा देगा, लेकिन डीपीएसपी का उल्लंघन जब होता है तो न्यायालय लागू नहीं कराता है। फिर एक बात ये समझना है कि जब डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच कंट्रोवर्सी होती है, उन दोनों के बीच जब झगड़े होते हैं, उन दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डीपीएसपी की ही विजय होती है, डीपीएसपी ही जीतता है। कैसे, इसको समझिए। जब भारत का संविधान बन गया और लागू हो गया तो उस टाइम संविधान निर्माताओं ने एक गलती करी, वो सबसे बड़ा बिग मिस्टेक कहते हैं उसको, बिग भूल कह सकते हैं। ठीक है, बिग मिस्टेक, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत गहरी मिस्टेक जहाँ हो जाता है, तो ब्लंडर हो गया। क्या हो गया कि जमींदारी उन्मूलन के मामले में उसने सोचे थे, हालांकि इतना एक्सपर्ट अगर हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स, तो वहाँ पे ये बात तो आया होगा, इतनी गहनतम अध्ययन में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि देखते हैं, मामला संभालते हैं, बाद में क्या होता है। लेकिन जैसे ही संविधान को लागू किया गया वैसे ही जमींदारी उन्मूलन के बारे में प्रश्न उठने लगे। यार वो जो मुख्य काम था वो तो किए ही नहीं, तो उसे करना पड़ा। क्या करना पड़ा देखिए। अब यहाँ डीपीएसपी और मौलिक अधिकार के बीच कंट्रोवर्सी पैदा होगा, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। डीपीएसपी में आता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसका मतलब कि राज्य जो भी काम करेगा वो समुदाय के हित में आएगा। तो डीपीएसपी के जो फायदे लेने वाले होते हैं वो समुदाय होते हैं। इसको कह सकते हैं कि बहुसंख्यक लोग होते हैं। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए आप। समुदाय, बहुसंख्यक, समाज हो सके, जिला हो सके, वर्ग हो सके, वर्ण हो सके, पूरा मुल्क हो सकता है। तो डीपीएसपी से जो लाभ मिलता है वो किसी स्पेशल व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। ये जो लिखे गए हैं ना 36 से 51, इसमें जितने भी प्रावधान हैं किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं है, ये पूरे समुदाय के हित में हो सकता है। हो सके ये अल्प व्यक्ति के समुदाय के हित में हो सकता है। जैसे अनुच्छेद इसी 36 से 51 के जितने भी प्रावधान है उसमें हर एक प्रावधान ऐसे ऐसे हैं जिसे आपको नाम बता दें। जैसे एक अनुच्छेद में कहा गया है कि पुरुषों को महिलाओं के समान वेतन देना चाहिए। जब पुरुष और महिला काम कर रहा है तो पुरुषों को महिलाओं के समान वेतन देना चाहिए। चूँकि समान काम किया है तो पुरुषों को महिलाओं के समान वेतन देना चाहिए। तो महिलाओं की एक स्पेशल क्लास हो गई, उसको पूर्णतः मिली इससे फायदा। इन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनको राज्य रक्षोपाय करेंगे, उनको आरक्षण की व्यवस्था करेंगे ताकि उनकी आर्थिक सामाजिक कल्याण हो सके। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो छोटी सी प्रतिशत है, जैसे कि अगर हम बोलें एसटी और एससी, उसकी आबादी बहुत कम है इंडिया में। अगर सिर्फ हम एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
तो इसकी जनसंख्या जो है पूरी जनसंख्या का 8.6% है। और अगर एससी की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन इंडिया में इसकी 16.6% है। तो ये स्पेशल समुदाय आते हैं, स्पेशल वर्ग आते हैं, इनको फ़ायदा हो जाएगा डीपीएसपी से। तो हम कह रहे हैं कि समुदाय से होता है, बहुसंख्यक व्यक्ति जो होते हैं उससे होते हैं। अब ये खास वर्ग की टारगेट कर रहा है, एसटी और एससी, इनसे होती है, इनको होती है फ़ायदा। ऐसे कोई मुल्क को हो सकता है, पूरे कौम को भी हो सकता है फ़ायदा। तो क्या हुआ था कि जब संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, पहला संशोधन किया गया, ठीक है, तो उस टाइम जमींदारी उन्मूलन को लेकर के था। जमींदारी उन्मूलन ये किस में आता है? राज्य में आता है, ठीक है, किस में आता है? राज्य में आता है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है मोहन, इसके पास खूब जमीन संपदा है, जमीन अपार है इसके पास। मान लीजिए कि इसको 500 बीघा जमीन है, 500 बीघा, ठीक है। और बगल में एक व्यक्ति है, इसका नाम है सोहन, इसके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए थोड़ा बड़ा घर है, इनका 2 बेटा भी हो चुका है, तो इस घर का बंटवारा करेगा तो फिर छोटी सी कोठरी में रहना पड़ेगा इन दोनों को, इसके बेटे को। और अगर संयुक्त परिवार हो जाए तो यहाँ पे रहना मुश्किल है इसके लिए, ऐसी हालत थी। और ये हालत जो थी इनकी गलती नहीं थी, सोहन की गलती नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता कि हमारे पास संपदा ज़्यादा हो, विस्तार में हो। ये जो गलतियाँ थी, इस तरह से जो विविधताएं आपको देखने को मिल रहा है, किसी के पास 500 बीघा जमीन है तो किसी के पास आधा कट्ठा है, 1 कट्ठा जमीन है, इसका मतलब है कि इसका बहुत पौराणिक प्रभाव है, बहुत पारंपरिक प्रभाव इस पर है। और ये जब देश हुआ आज़ाद तो उस टाइम ये कहा गया कि चूंकि देश को आज़ाद करने में सबकी भागीदारी है ना, सबकी भागीदारी और सबकी इक्वल भागीदारी है, हर को इस बात को मानना होगा, सबकी इक्वल भागीदारी है, पूर्ण समर्थन है सबकी, सब आपस में अपने हाथ बटाए हैं, तब ना आज हम सब बराबर हैं, इक्वल है। तो ये जो हैं अलग हैं, ये अलग हैं, इनके पास ज़्यादा संपत्ति और संपदा है, इसके पास कम है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास इतनी बड़ी संपदा है और ऐसे ना जाने कितने हैं जो बहुत बड़ी संपदा को लेकर के रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या ऐसे भी हैं सोहन जैसे जो बहुत गरीबी अवस्था में जी रहे हैं, इसके पास कोई रिसोर्स नहीं, इसके पास कोई संसाधन नहीं है। तो फिर आप जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 39 ये भी कहता है कि संसाधनों का जो संसाधन का संकेंद्रण है वो रोकना हो, है ना, राज्य का कर्तव्य है संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। माने कोई एक व्यक्ति बड़ी संपदा, बड़ा भूभाग नहीं खरीद सकता। अब बताइए, मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे हैं तो वो क्या पूरे झारखंड खरीद लेंगे? पूरे झारखंड या पूरे 1-2-3 जिला खरीद लेंगे? उसके पास क्षमता है खरीदने की, ऐसी बात नहीं है कि नहीं क्षमता है, उसके पास बहुत क्षमता है, उसके पास फाइनेंस की बहुत बड़ी ताकत है, वित्तीय संपदा है उसके पास। तो वो ये नहीं कर सकता कि मेरे पास वित्तीय संपदा है तो पूरे छोटा नागपुर खरीद लेंगे हम, नहीं कर सकता है वो। या पूरे संथाल परगना ले लेंगे हम, नहीं कर सकता है वो, क्योंकि मामला यहाँ पे आता है। तो इस व्यक्ति के पास जितना संपदा था इसको बंटवारा किया गया, इसको बांटा गया और उन लोगों को प्रदान किया गया, उन समुदाय को दिया गया, उन वैसे व्यक्ति को दिया गया जो पूरे समुदाय का हित होता हो, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भलाई होती हो। तो यहाँ पर ये मोहन क्या करेगा? क्लेम करेगा, ये क्लेम करेगा ना, ये बोलेगा कि देखिए मेरा संपत्ति है, मौलिक अधिकार बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति को रखने का अधिकार है, ये तो मेरा है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है, क्लैश हो रही है। मोहन का अपना संपत्ति है ना, तो ये मौलिक अधिकार में आता है। जब मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा होगा, पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आर्टिकल 31 का ए जो है वहाँ पे मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार के संरक्षण के बारे में बताया गया है कि उसका स्वयं का अधिकार है। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको मतलब कन्वर्ट कर दिया गया ऐसे कि मौलिक अधिकार से यह डीपीएसपी में चला गया। अब राज्य का अधिकार है कि किसी एक व्यक्ति के पास किसी भी संपदा का संरक्षण करने का अधिकार नहीं है, वो सामुदायिक हित में है, वो समुदाय के अंतर्गत आता है। इसको टुकड़े कर दिए गए जमीन को। और मोहन की जो जितने भी
बड़ी बड़ी संपत्ति दी, बड़ा भूभाग था, इसको बांट दिया गया उन समुदायों को, ताकि चूंकि ये सब एक व्यक्ति है मोहन, और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में समुदाय है, तो समुदाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ये राज्य देखते हैं। वो राज्य देखते हैं कि हमारे जो जितनी भी रणनीतियाँ बनी जा रही है, इससे क्या किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुँच रहा है या पूरे समुदाय को फायदा पहुँच रहा है, वो ये देखते हैं। तो इस टाइम क्या करते हैं, तो फिर समझिए इस टाइम क्या करते हैं, न्यायालय सपोर्ट करते हैं राज्य को कि आप एक व्यक्ति को प्रमुखता न दें, पूरे समुदाय को प्रमुखता दें। तो ये पूरे समुदाय को प्रमुखता देते हैं। तो ये तब उस समय होता है, ठीक है। बहुत डिबेट चला, बहुत विवाद चला इस बात को लेकर के कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, फिर अगर ऐसे किया तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। लेकिन उस टाइम राज्य कहते हैं, सरकार कहते हैं कि देखिए भैया, इससे आपका फायदा हो रहा था, लेकिन बहुसंख्यक लोग हैं, जो वो समुदाय हैं जो गरीब थे, जो वंचित थे, वो असुविधा झेल रहे थे, तो वो सब भी तो राज्य के भीतर ही आता है ना। तो उन्हें भी तो हमें खुश करना है, ठीक रखना है, उन्हें भी मौका देना है। चूँकि डीपीएसपी स्पेशल बना ही है आर्थिक कल्याण गतिविधि को एस्टेब्लिश करने के लिए, हर व्यक्ति इकोनॉमिकली बराबर रहे, इकोनॉमिकली ग्रो करे, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो, ये सरकार प्रयास करेगी। ये इसलिए डीपीएसपी बना ही है। तो वहाँ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और डीपीएसपी को कॉम्बिनेशन बना करके, दोनों को मतलब कि एक बना करके न्यायालय बहुत बेहतर काम करते हैं। न्यायालय की भूमिका बहुत पावरफुल हो जाती है इस टाइम। सलाहकारी संस्था भी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। आरक्षण को देखिए तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 के रेलिवेंस में बनाता है, ये है खाल, ठीक है। अनुच्छेद आप 37 को समझ गए, ये 36 था, ये 37 है, आर्टिकल 37 ये कहता है। असल में क्या है कि जो डीपीएसपी है ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। इसको हम लोग न्याय नहीं दिला सकते हैं बाकी सारे प्रावधानों में, कि राज्य को जबरदस्ती लागू करे ही करे, ऐसा नहीं कर सकता है, स्टेट करे ही करे, ऐसा नहीं कर सकता है वो। लेकिन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, ये करेगा और किया भी है। बहुत सारे जो आलोचक हैं, ये डीपीएसपी के आलोचक, ये बता रहे हैं कि नहीं, जितने भी ये बातें लिखी गई सब बेकार की बातें हैं, सब यूटोपियन है, सब मतलब कि एक स्वर्ग दिखाने की एक लिखी गई सिर्फ अभिव्यक्ति है। वो तो कहते हैं कभी कभी कि ये एक ऐसा पेपर है जहाँ पे पढ़ोगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी, लेकिन नहीं, सरकार बहुत काम कर रही है इसमें। हम बताएंगे कि सरकार कहाँ कहाँ काम कर रही है। अब ऐसे देखिए भैया, सरकार काम कर रही है, लेकिन काम वो क्या पूर्णतः अंजाम दे पाएगा? जब तक हम लोग ना उसमें भागीदारी दें तो अंजाम दे पाएगा? बताइए, वो अंजाम नहीं दे पाएगा ना। हम लोगों को हर एक सरकारी नियम को, अधिनियम को जानना होगा, उसे फॉलो करना होगा, तब ना वो। सरकार तो कहते हैं कि जो खराब काम है वो करो ही नहीं, क्योंकि राज्य के लिए अनैतिक है वो, फिर हम लोग करते हैं ना। आज अस्पताल क्यों बना है? हम तो यहाँ देख रहे हैं अस्पताल में बराबर क्या हो रहा है कि दवाइयाँ निकलते जा रही है, लोग पेशेंट बनते जा रहे हैं। मान लीजिए कैंसर की दवाई अभी नहीं निकला है पूरी तरह से, होलिस्टिक ट्रीटमेंट वाले दवाई अभी नहीं निकला है। जिस दिन निकल जाएगा और राज्य अगर उस दवाई को सस्ता से सस्ता कर देगा, तो हर व्यक्ति फिर लापरवाह हो जाएगा, हर व्यक्ति तो फिर साहसी बन जाएगा कि यार ट्रीटमेंट तो निकल गया है, अब जो भी करना है करो, मज़े से नशा करो, मज़े से पियो सिगरेट। तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, चिकित्सा सेवा, डॉक्टरी सेवा, विज्ञान या जितने भी तरह की सेवाएं हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उतने व्यक्ति क्या कर रहा है, उतने व्यक्ति नर्वस बनते जा रहा है, उतने व्यक्ति जिम्मेदारहीन बनते जा रहा है, उतने मौलिक ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, उसको निभाने में कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हैं। तो राज्य अगर सुख सुविधा संपन्न देते रहेगा, हम लोग सुख सुविधा संपन्न लेते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा बहुत जल्दी आएगा कि वो हार जाएगा, राज्य हार जाएगा। ऊपर से हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ कुछ कह नहीं सकते हो, मौलिक अधिकार की बहुत बड़ी महासागर है। तो जो भी मामला है, हम इतना कहना चाहते हैं कि डीपीएसपी में राज्य को बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप ये करें। राज्य करता भी है ना। आलोचक कुछ भी कहे, राज्य करता भी है, लेकिन पालन जो है वो आम आदमी को करना होगा, पालन जो है वो
नागरिकों को करना होगा, हर व्यक्ति को करना होगा, हर भारतवासियों को करना होगा, तब जाकर के सरकार सफल कुछ कदम उठा पाएगी, नहीं तो नहीं उठा पाएगी। हम बताएंगे आगे आगे क्या क्या हो रहा है, फिलहाल इतना समझिए। तो इस फेज से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 37 पूरा हो गया। अनुच्छेद 38 में आते हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, है ना, कि कहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हम तो दावा करते हैं खुद से कि जितने भी बातें पढ़ा रहे हैं आप यहाँ कहीं भी चेकअप करा सकते हैं, कहीं भी चेक कराइए। किसी भी बुक में उठा के देखिए, डीडी बसु हो, लक्ष्मीकांत हो, एनसीईआरटी हो, आप हर तरह से खंगाल के देखिए, वो रेलिवेंसी बातें बता रहे हैं, सारा प्रमाणिक है, इसका खुद प्रमाण मैं हूँ, ठीक है। आगे आते हैं हम अनुच्छेद 38। यहाँ पे हो गया पूरा क्लियर। आगे आते हैं अनुच्छेद 38। देखिए, अनुच्छेद 38 कहता है, ये भी डीपीएसपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। अनुच्छेद 38 कहता है, ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक है। यहाँ शामिल करिए, और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा, ठीक है। इसके साथ साथ अवसर की असमानता, को प्राप्त कराना, अवसर की असमानता को समाप्त करना, अच्छी बात, समाप्त कराना। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। जैसे हमने बताया कि यह वेलफेयर स्टेट है, यह कल्याणकारी राज्य है भारत। तो कल्याणकारी राज्य के लिए तो किस में ध्यान देंगे? वो लोक कल्याण में ध्यान देंगे ना। तो लोगों की कल्याण के ग्रो के लिए, अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा 3 तरह के न्याय वो देने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज आपसे न्याय संगत व्यवहार करे, और नहीं कर रहा है तो राज्य करवाएगा, ठीक है। वैसे भी संविधान के मौलिक अधिकार में समाज अगर आपसे न्याय संगत व्यवहार नहीं करता है तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिसेबल करा सकते हैं, न्याय ले सकते हैं आप, ठीक है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। अगर ये तीनों तरह की सिस्टम आके मिल जाएगा और एक नई तरह की सामाजिक व्यवस्था बन जाएगा, सोशल स्ट्रक्चर बन जाएगा, सोशल सिस्टम बन जाएगा, तब आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता जो अभी देखने को मिल रहा है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आय, प्रतिष्ठा, सुविधा
और अवसर की असमानता, अवसर की असमानता, और ये सुविधा की असमानता जो है ना, प्रतिष्ठा की असमानता, ये सारे जितने भी असमानता आप देख रहे हैं, आय की असमानता, ये समाप्त करना किनका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये समझ गए? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 38 ये बता रहा है, अनुच्छेद 38 ये बता रहे हैं। और अनुच्छेद 38 के बाद आता है अनुच्छेद 39। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है, वो आय, इनकम, प्रतिष्ठा, आदमी की प्रतिष्ठा, सुविधा, सबकी सुविधा, अवसर की असमानता को समाप्त करेंगे। ये सब जितने भी असमानता इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब अनुच्छेद 39 में आते हैं। ठीक है, इसमें राज्य को कर्तव्य दिया गया है, राज्य का अधिकार है, राज्य ये करेगा, मतलब राज्य सुनिश्चित करेगा, राज्य सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा? इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है। राज्य क्या सुनिश्चित करेगा? पहला, यह सुनिश्चित करेगा कि जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, अब यहाँ ध्यान रखना है, सभी नागरिकों को कहा गया है, सभी लोगों को नहीं कहा गया है, सभी नागरिकों को कहा गया है। इसका मतलब नागरिक कौन होते हैं? वही व्यक्ति होते हैं जो 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल की उम्र तक हो जाते हैं, वो नागरिक कहलाते हैं। 18 साल या इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा यानी कि 18 प्लस, वो सब नागरिक कहलाते हैं। तो सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 18 साल या 18 साल के प्लस है, ऐसे व्यक्ति, इनको व्यवसाय करने, इनको अपनी कारोबार करने का अधिकार है, ताकि वो जीविका को प्राप्त कर सके। जीविका को प्राप्त करने का मतलब होता है लेवलीहुड, अपनी खाने पीने का प्रबंधन करना, क्योंकि जीवन तभी रह सकता है जब वो जीविका को प्राप्त करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, थोड़े कपड़े प्राप्त करेंगे, आश्रय के लिए मकान प्राप्त करेंगे। क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो भी हमें आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करनी होती है, उसको जीविका प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं। तो जिंदा रहने के लिए हमें जितनी चीज़ें चाहिए वो, तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। और ये खासकर किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ 14 साल, 13 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के व्यक्ति के लिए नहीं है। सरकार तो इन्हें पढ़ने की उपाय लगाते हैं ना, बच्चे को पढ़ाते हैं। जैसे आप मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 का ए देखिए, वो बच्चों के लिए स्पेशल पढ़ने के लिए उपाय। यार तो पढ़ो, बच्चा अभी नागरिक नहीं बना है ना, पढ़ो अभी। मूल कर्तव्य में भी इसका जिक्र है ना। और डीपीएसपी के विभाग में भी इसका जिक्र है, शिक्षा को लेकर के। मतलब शिक्षा जो बच्चे से होते हैं, यानी कि छोटा बच्चा, फिर किशोर, है ना, टीनेजर, फिर प्री टीनेजर, या फिर जो यंग है, तो कम से कम तक 18 साल से पहले तक जितने भी कैटेगराइज के बच्चे हैं, उन सबको सरकार प्रयोजन करती है पढ़ने की, एजुकेशन प्राप्त करने की। ठीक है, तो ये है नंबर 1। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 इसमें है कि सामूहिक हित जो होता है, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण सुनिश्चित करना।
यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है। ये बता रहे हैं कि सामूहिक हित के लिए, मतलब कि जिस समुदाय में जो लोग रह रहे हैं उसी के हित के लिए, उसी के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का, मतलब कि एक स्पेशल, मान लीजिए कि क्या बोलेंगे स्पेशल में हम, हाँ मान लीजिए कि समुद्री क्षेत्र है और वहाँ पे अलग से झील बना करके मछली पालन की उपाय कराई जा रही है, ठीक है। तो वह उस पर अधिकार किसका होगा? वो एक समुदाय का ही तो रिसोर्स है, समुदाय का ही तो संसाधन है ना। तो वो संसाधन जो है उस समुदाय के लोगों के हित में काम आना चाहिए, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण सुनिश्चित करना, मतलब कि वो उस पर किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल अधिकार ना हो, वो समान सबकी भागीदारी हो, समान सबका वहाँ पे वितरण हो, अधिकार हो। ये तो ये राज्य करेगा, है ना। यहाँ पे जितनी भी बातें हम कही जा रहे हैं वो राज्य करेगा ये। ओके, नंबर 3 आइए। नंबर 3 कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों का जो संकेंद्रण होता है इसको रोकना। अब ये बात समझिए, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब कि कोई एक व्यक्ति किसी भी रिसोर्स पर अपनी पकड़ और अपनी कब्जा नहीं जमा सकता है। संकेंद्रण करने का मतलब होता है सब कुछ मेरा इकट्ठा कर लिया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं। धन और उत्पादन कौन कराता है? रिसोर्स ही कराता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि जो रिसोर्स जहाँ से धन की उत्पादन होता है वो पूरा खरीद ले। जैसे हमने कुछ देर पहले बताया कि अंबानी के पास उतना अधिकार नहीं है कि वो सारा छोटा नागपुर जैसी संपदा खरीद ले, या संथाल परगना जैसी संपदा खरीद ले, है ना, या कोल्हान पूरा खरीद ले। उसके पास ये संपदा नहीं है, उसके पास ये अधिकार नहीं है। तो अगर ऐसा करता है तो वो संकेंद्रण करता है ना खुद में, वो तो इकट्ठा करता है, सब कुछ अपना समेट लेता है। संकेंद्रण का मतलब समेटना। अंबानी के पास पैसा है तो क्या पूरा बिहार समेट लेगा? नहीं, संकेंद्रण नहीं कर पाएगा, तो ये रोकेगा उसको। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 39 तक आप फिलहाल पढ़िए, फिर आगे हम तुरंत बताएंगे, ठीक है, मतलब अगली क्लास में बताएंगे। इसके लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। वीडियो को देखिए, समझिए, प्रतिक्रिया दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर और समझा पाएँ, ठीक है। थैंक यू।